નમસ્તે બાળકો, કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશે આપણે આગળના ક્લાસમાં સારી રીતે સમજ્યા. હવે ભાગ 2 માં હું તમને જે કાંઈ અધૂરી પાઠની ઘણી બધી બાબતો છે તે સમજાવીશ. अब कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ने आपने सुना कि उनकी सादगी, समर्पण भाव देश के प्रति और बापू के साथ मिलने के बाद उसने अपनी पढ़ाई है वह छोड़ दी थी. शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों को डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे. हाँ, जीवन में कोई अच्छे व्यक्ति का मिलना भी हमारे जीवन को आगे ही आगे बढ़ा सकता है. तो बापू के साथ रहकर कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री को भी अच्छा लगा और उनके देश के बारे में जो विश्वास था दूसरों को भी उनके बारे में सुनाते हुए और उनके साथ जोड़ते थे. शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति याद आती है, सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. हाँ, बहुत अच्छी तरह से बाइबल की यह उक्ति पंक्ति है, उसमें लिखा है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. विनम्र रहकर जो कार्य करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा और कार्य और भी सफल बन जाएगा. तो शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी. कितने वर्ष की थी उम्र? 17 वर्ष की थी. गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे. गांधी जी ने कहा कि जो राजनीति में काम करना है, मेरे साथ देश के लिए कार्य करना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए. तो उसने स्कूल छोड़ दी थी और 17 वर्ष की उम्र में गांधी जी के आह्वान, गांधी जी ने पड़कार किया तुम मेरे साथ जुड़ जाओ देश के लिए, तो वह स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे. इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की. उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहता था. परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए. कहाँ शामिल हो गए? लोक सेवा मंडल. लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए. शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में गांधी जी के साथ कार्य करने के लिए लगे रहे. फिर लोक सेवा मंडल में शामिल होने के बाद जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे, इसमें शामिल होने के बाद वे शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुपम अच्युतोद्धार काम में अपने आप को लगाया. यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया. सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया. उसके परिणाम रूप उन्हें जेल जाना पड़ा. हाँ, अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी बुराइयां सुननी पड़ती है. इधर नमक तोड़ो कानून में जब लगे रहे, जब उसमें जुड़े तो उनको जेल भी जाना पड़ा. यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही. इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए. इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी. हाँ, अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे ही कई कठिनाइयों से बाहर निकलना पड़ता है. तो लाल बहादुर शास्त्री को भी 12 वर्ष जेल में जाना पड़ा. फिर वह ऐसे ही कार्य करते रहे, लेकिन देश के प्रति उनको बहुत अच्छी तरह से ललक थी, धगश थी. दूसरी जेल यात्रा सन 1932 में
आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। अब देश के लिए कार्य करने के लिए उनको कांग्रेस में कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। हाँ बच्चों, जब कार्य करोगे, अच्छी तरह से कार्य संभाल पाओगे तो उनके पद मिलेगा, और आगे जाने का पद मिला, और आगे जाने का पद मिलेगा। इसलिए कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री को भी अध्यक्ष बनने का पद मिला। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी, अनमूलनधार वह विशेषण जोड़ दिया गया। उनको कार्य सौंपा गया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी को व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट से परिचित कराया गया। क्या कहा? शास्त्री जी ये सब लोगों की परिस्थितियों को जानने के लिए संभालता रहा। उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था। गाँव में भी वह कार्य करते थे, तो ग्रामीण जीवनों में कौन सी परिस्थितियां हैं उनका भी उनको अनुभव रहता था। अब उसके साथ इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारमूल इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी जो समस्याएं थी और उनके निवारण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1936 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्था सभा के लिए निर्वाचित किए गए। अच्छे कार्य करने से लाल बहादुर शास्त्री को और आगे जाने में सफलता मिली। यही महीने में यही शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सका। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीति के गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीति में जीवन शुरू हुआ। आप जानते हैं ना, इंदिरा गांधी का नाम आपने सुना होगा। तो इंदिरा गांधी जी ने भी राजनीति के गुरु माने थे। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी ने भिन्न भिन्न पदों पर कार्य किया। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में भी आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी उसने कार्य किया। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। मैंने कहा कि नम्र होकर कार्य करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक बन के कार्य करते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालयों में तो लोकप्रियता मिली ही थी, साथ ही साथ सारे देश में भी उनको लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में
स्वीकार किया। नेहरू चाचा का निधन मृत्यु होने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना? लाल बहादुर शास्त्री को चुना। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में ही उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की है वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वह जो कहते थे वह कार्य करके ही दिखाते थे। कोई धुंधलापन, ऐसे देखावपन, मैं ये करता रहूँगा, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, लेकिन करते नहीं, ऐसे कोई कार्य नहीं। स्पष्ट कार्य वह कहते थे, कार्य करते थे। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम किया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी, महत्व दिया। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले एक देश के नागरिक हैं। आप कोई भी क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन ऐसा सोचना कि एक देश के नागरिक है, आप अच्छा कार्य करना। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिससे समझना चाहिए हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यक्तित्व, एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। हमारे देश के नागरिकों को यह समझाया कि पहले आप सोच लेना, कोई भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, लेकिन सोच लेना कि आप एक भारत के नागरिक हैं, आप भारत के लिए, देश के लिए अच्छा ही कार्य करना। और छात्रों के समारोह में भी उसने सीख दी थी कि आप अच्छे देश के नागरिक हो, ऐसे सोचकर ही कार्य करना। तो पूरे जीवन चरित्र को देखकर हमें भी अच्छा लगा, हमें भी समझ में आया कि आप भी बड़े होकर कोई भी कार्य, कोई भी क्षेत्र में जुड़ो, लेकिन हम एक देश के नागरिक हैं, अच्छी तरह से कार्य संभालेंगे, हमारे देश का ही नाम रोशन करेंगे, चाहे कोई भी क्षेत्र में कार्य करते हो। तो लाल बहादुर शास्त्री के इकाई को समझकर हमें भी जीवन में प्रगति करने की प्रेरणा मिलती है। हाँ बाळકો, પહેલા તાસની અંદર તમે એના શબ્દાર્થ લખેલા છે, બીજા તાસને પૂર્ણ કરતા એના સ્વાધ્યાયના 1 થી 4 પ્રશ્નો છે। કેટલા પ્રશ્નો છે? 4 પ્રશ્નો। એ 4 પ્રશ્નો તમારે તમારી ફેર નોટમાં લખવાના છે। નમસ્તે।